तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है मोहित शर्मा। आप देख रहे हैं बायोलॉजी की फाउंडेशन क्लास। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करी थी कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए को और खींच दिया था और उसके अंदर जीन पाया जाता है। आज हम जीन को देखते हैं कि जीन के अंदर क्या पाया जाता है। जीन के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या पाया जाता है जीन के अंदर? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, यानी जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड भरा रहता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये है हमारा न्यूक्लियस के ऊपर का सेल तो ये है न्यूक्लियस और ये है सेल। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखाई देता है ना अपने को। ये हमने देखा था कि सेल के अंदर क्रोमोसोम दिखाई देता है। क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार का दिखता है और जब क्रोमोसोम को और तोड़ा गया तो उसके अंदर ऐसी कुछ संरचना दिखी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा और उस स्ट्रक्चर को डीएनए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया गया? उस स्ट्रक्चर को डीएनए नाम दे दिया गया। यानी देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को जब तोड़ा गया, क्रोमोसोम को जब खींचा गया तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में देखा गया और ये जो आगे स्ट्रक्चर दिखा उसको डीएनए नाम दे दिया गया। तो डीएनए का हमने देखा कि डीएनए और हमने स्टडी करी तो डीएनए के अंदर जीन्स दिखे हमको। डीएनए के अंदर जीन्स दिखे, कौन से? ये लंबे लंबे स्ट्रैंड से दिख रहे हैं, लाइन लाइन सी काटी है ना तो मैंने बीच में, तो इनको जीन कहा गया। और जब जीन को फर्दर स्टडी किया गया ना तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड दिखा। किसके अंदर? जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड दिखा। यानी ये दिख रहा है ना, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड भरा हुआ रहता है। तो आज हम इसके बाद का स्टडी करते हैं कि जीन में न्यूक्लियोटाइड और डीएनए होता क्या है। तो हम देखते हैं कि डीएनए होता क्या। ये सेल था, सेल के अंदर हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम देखा था हमने। क्रोमोसोम क्या रहता है? जेनेटिक मटेरियल रहता है। क्रोमोसोम के बारे में बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाई करी थी। देखिए, तो ये न्यूक्लियस रहता है। हम न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर एक टाइप का अम्ल प्रेजेंट रहता है, यानी एसिड प्रेजेंट रहता है। उसको क्या हम कह सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। एक टाइप का एसिड कह सकते हैं। किसको? न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये दो तरीके का रहता है। किस तरीके का रहता है? दो तरीके का रहता है। क्या? न्यूक्लिक एसिड जैसे हम लिख सकते हैं, क्या Na लिख सकते हैं उसको? जैसे ये Na लिख दिया मैंने, Na लिख सकते हैं। तो न्यूक्लियस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है RNA, एक होता है DNA। यानी ये न्यूक्लिक एसिड ऐसे उतार लिया हमने, ऐसे कैसे सेम टू सेम कॉपी कर लिया, उसके आगे R लगा दिया, यहाँ D लगा दिया। तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप का प्रेजेंट रहता है, एक RNA रहता है, एक DNA रहता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ R का मतलब होता है राइबोज, एक तरह की शुगर रहती है, शक्कर रहती है। तो यहाँ RNA का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ DNA का मतलब होता है, जैसे ये RNA है ना, RNA, तो इसकी अपन ने एक शक्कर उठाई, R उठाया और डबल को दूसरा R जोड़ दिया, यानी दो शक्कर जोड़ दिया हमने, राइबोज। तो दो चीजों को डाई बोलते हैं ना, डाई लगा देते हैं उसके अंदर। तो यही दो R जोड़ दिए, उसमें दो शक्कर जोड़ दी, तो क्या बन गया? डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बन गया? डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ एक R था, यानी एक शक्कर थी, जिसको हम राइबोज नाम लेके बोल रहे थे। शक्कर का टाइप है, शुगर का टाइप है राइबोज। वहीं हमने दो सेम टू सेम राइबोज उठा दिए और वहां उसके आगे लगा दिया डाई, तो डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, राइबोज न्यूक्लिक एसिड RNA और डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड DNA। तो ये जो RNA ऐसा दिखता है, सिंगल स्ट्रेन रहता है, RNA ऐसा दिखता है, और जो DNA रहता है वो डबल स्ट्रेन रहता है, डबल हेलिक्स मॉडल रहता है। DNA ऐसा दिखता है। देखिए, जो डीएनए रहता है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, जटिल संरचना वाला रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं? डीएनए हमने देखा, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। तो वो क्या है? बहुत सारा एक साथ है। जब किसी चीज को बहुत सारा एक साथ रहता है तो उसके आगे पॉली जोड़ दिया जाता है। जैसे इथेन
पॉलीइथेन, जैसे इथेन को हमने बहुत सारी इकट्ठी करी तो उसके अंदर क्या जोड़ दिया, पॉली जोड़ दिया, तो पॉलीइथेन खिलाई। तो ऐसे ही डीएनए के आने पॉली लगा दिया तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाया। तो डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। जब हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड उठाया, हमने डीएनए उठाया, डीएनए को खोल के देखा तो उनके अंदर ऐसे सब्सटेंस पाए गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड देखा गया और फास्फोरस देखा गया। फास्फोरस एलिमेंट रहता है वो वहीं खत्म। जैसे ये डायग्राम है, ये फॉस्फेट का बना हुआ है, ये फॉस्फेट का बना हुआ है, तो फॉस्फेट देखा, फॉस्फेट का काम खत्म। अब हमने इसको और अंदर देखा तो उसके अंदर न्यूक्लियोसाइड पाया गया। न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक शुगर पाई गई। शुगर किस टाइप की? शुगर दो टाइप की, एक राइबोस और एक डाइऑक्सी राइबोस। यानी यहां राइबोस सिंगल शुगर है, यहां उसी को उठा के डबल में कर दिया तो राइबोस प्लस राइबोस इक्वल टू डाइऑक्सी राइबोस। यानी एक आरएनए एक डीएनए। तो यहां NaNA का मतलब है न्यूक्लिक एसिड, और ये जो R है और जो D है वो शुगर का फॉर्मेट नजर आ रहा है कि कौन सी शुगर है। जैसे फ्रैक्टोस, लैक्टोस, ये नाम सुना है ना आपने, तो वो शुगर का फॉर्म है। तो वैसे ही राइबोस शुगर रहती है एक, तो ये राइबोस यानी RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड। वहीं R को डबल कर दो, ये राइबोस शुगर को डबल कर दो तो DNA यानी डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो यहां शुगर कौन से टाइप की प्रेजेंट रहती है? DNA में डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहती है। वहीं RNA में देखा जाए तो R वाली राइबोस न्यूक्लिक एसिड शुगर प्रेजेंट रहती है। और न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट रहता है। कह सकते हैं कि मेन पार्ट है नाइट्रोजन बेस। डीएनए का मेन पार्ट नाइट्रोजन बेस कहलाता है। एलिमेंट कौन सा? फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है डीएनए में, और मेन पार्ट क्या होता है उसका? नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट रहता है। जैसे ये मेन पार्ट है, ये अंदर का दिख रहा है, ये जीन दिख रहा है, इनको जीन कह सकते हैं। जीन के अंदर ही न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, वो उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह दिया है। तो इनके अंदर ये अलग दूसरे एलिमेंट पाए जाते हैं, उनके ये नाम है। तो जो नाइट्रोजन बेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक प्यूरिन और एक पायरेडमिन। डीएनए का नाइट्रोजन बेस कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक प्यूरिन कहलाता है, एक पायरेडमिन कहलाता है। एक प्यूरिन कहलाता है, एक पायरेडमिन कहलाता है। एक प्यूरिन कहलाता है, एक पायरेडमिन कहलाता है। तो डीएनए का जो नाइट्रोजन बेस है, जो मेन पार्ट है डीएनए का, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक प्यूरिन कहलाता है, एक पायरेडमिन कहलाता है। एक प्यूरिन कहलाता है, एक पायरेडमिन कहलाता है। प्यूरिन में जब प्यूरिन को और जूम करा गया तो प्यूरिन में दो सब्सटेंस देखे, कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। कौन से देखे? एडेनिन और ग्वानिन। और पायरेडमिन को जब और जूम करके देखा गया तो उसमें दो सब्सटेंस नजर आए, थायमिन और साइटोसिन। क्या नजर आए? थायमिन, साइटोसिन। जब हमने डीएनए का नाइट्रोजन बेस उठाया और नाइट्रोजन बेस को और जूम करा तो उसके अंदर एक में प्यूरिन नजर आया, एक में पायरेडमिन नजर आया। प्यूरिन में दो सब्सटेंस दिखे, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। पायरेडमिन में दो सब्सटेंस नजर आए, एक थायमिन और साइटोसिन। ये क्या है? ये जो डायग्राम में दिख रहा है, ये एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये फॉस्फेट नजर आ रहा है, इसका मॉडल हेलिक्स मॉडल नजर आ रहा है, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का। ये रस्सी नजर आ रही है ना, तो ये रस्सी आपस में जुड़ी हुई है। ये रस्सी है ना, ये एक रस्सी, ये दो रस्सी, तो ये आपस में जुड़ी हुई है ना, जिससे तो वो मेन पार्ट है ये डीएनए का, ये नाइट्रोजन बेस से जुड़ी हुई हैं। तो ये आपस में जुड़ी हुई है, इसके अंदर सब्सटेंस ये भरे हुए हैं, कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। ये जो रस्सियां दिख रही हैं ना, दो रस्सियां आपस में इन सब्सटेंसों के मदद से जुड़ी हैं। कौन से सब्सटेंसों से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। और जो सब्सटेंस है ना, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से जुड़े हुए हैं। कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड से? ये जो एडेनिन और जो ग्वानिन, थायमिन आपस में जुड़े हुए हैं ना, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। और जो ग्वानिन और जो साइटोसिन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसको ऐसे कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक है AgTC, यानी प्यूरिन में आता है Ag और पायरेडमिन में आता है TC। यहां प्यूरिन यानी छोटा दिख रहा है, प्यूरिन छोटे शब्दों में लिखा हुआ है, तो प्यूरिन छोटी जगह में आ गया और पायरेडमिन बड़ी जगह में आ गया। तो जब लाइन में खड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले छोटा लगता है, फिर उसके बाद में बड़ा लगता है ना। तो ऐसे ही सबसे पहले प्यूरिन लगेगा, फिर उसके बाद पायरेडमिन लगेगा। तो ऐसे ही AgTC, 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 ऐसे ही प्यूरिन के नीचे आएगा एडेनिन, ग्वानिन, और पायरेडमिन के आएगा नीचे थायमिन, साइटोसिन।
सुनते हो ना, ऐसे कहते हैं ना, एजी सुनते हो? एजी मतलब अबे गधा। क्या? एजी का मतलब अबे गधा, यानी एजी सुनते हो तो भाई नहीं बोलना, समझ रहे हो? ऐसा नहीं बोलना। कोई तुमको बोले ना तो समझ लेना वो क्या बोल रहा है तुमको, अबे गधा, समझ रहे हो? तो प्यूरिन कैसे याद रखेंगे? प्यूरिन एजी, प्यूरिन एजी, और पायराडाइन टीसी। तो एडनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, मेरे साथ बोलो। एडनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, मेरे साथ बोलो। एडनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एडनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एडनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। एडनिन, ग्वानिन किस में पाया जाता है? प्यूरिन में पाया जाता है। एडनिन, ग्वानिन किस में पाया जाता है? प्यूरिन में पाया जाता है। और थायमिन, साइटोसिन पायराइडिन में पाया जाता है। ठीक है, एजीटीसी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन बेस में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो प्यूरिन और पायराडाइन पाए जाते हैं। प्यूरिन के अंदर एडमिन और ग्वानिन पाया जाता है, और पायराडाइन के अंदर थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। तो एडनिन और थायमिन आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, और ग्वानिन और साइटोसिन आपस में जुड़े रहते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। देखा है ना, पहले जब 1 2 3 गिनते हैं तो उसमें फर्स्ट में मतलब पहले 2 आता है, उसके बाद 3 आएगा, यानी AGTC। तो पहले डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आएगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो ये रहा डीएनए। देखिए डीएनए क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जब हमने फर्दर खोला तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक न्यूक्लियोसाइड में और एक फॉस्फोरस में। फॉस्फोरस वहीं खत्म। न्यूक्लियोटाइड 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ, उसमें एक शुगर देखने को मिली। शुगर कौन सी? या तो राइबोस शुगर या डाइऑक्सी राइबोस शुगर। और एक नाइट्रोजन बेस देखा। नाइट्रोजन बेस यानी मेन पार्ट। नाइट्रोजन बेस को जब हमने और स्टडी करी तो वो 2 पार्ट्स में नजर आया, एक प्यूरिन और एक पायराडाइन। प्यूरिन में हमने जब स्टडी करी तो प्यूरिन के अंदर 2 सब्सटेंस दिखे, एक एडनिन नाम दे दिया, एक ग्वानिन नाम दे दिया। और जब पायराडाइन को जब स्टडी करा तो उसमें 2 सब्सटेंस दिखे, इसको एक को नाम थायमिन दे दिया और दूसरे को नाम साइटोसिन दे दिया। तो एडनिन, ग्वानिन और थायमिन, साइटोसिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए देखे गए। कौन से? एडनिन जुड़ा हुआ थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से देखा गया, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ देखा गया ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। समझ में आया? और देखिए आरएनए कैसे बनता है, मैं आपको बताऊं आरएनए कैसे बनता है। आरएनए जैसे डीएनए है ना, तो इसमें कुछ नहीं रहता। आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आरएनए में, आरएनए जब बनता है ना तो उसमें ये जो ATGC है ना, तो उसमें ये थायमिन को निकाल के यूरेसिल सब्सटेंस आता है, वो यूरेसिल जोड़ दिया जाता है तो आरएनए बन जाता है। और एक और चीज, यहाँ पे जो शुगर है ना, जो डाइऑक्सी राइबोस शुगर है, जो डीएनए में बन रही है, उसको हटा के राइबोक्सी शुगर जोड़ दिया जाता है, राइबोस शुगर जोड़ दिया जाता है, तो वो आरएनए बन जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए से आरएनए कैसे बनाया जाए। तो डीएनए में जो ATGC यानी एडमिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन रहता है ना, तो उसमें जो थायमिन रहता है उसको हटा के उसकी जगह यूरेसिल डाल दिया जाता है, तो वो आरएनए बन जाता है। तो आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। और डीएनए में क्या नहीं पाया जाता? डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। तो ये क्वेश्चन पूछता है बाबू कि डीएनए में ऑप्शन दिया रहेगा एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, तो ऑप्शन पे यूरेसिल रहेगा कि डीएनए में क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल नहीं पाया जाता। और वहीं आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? तो आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। समझ में आया डीएनए? अगर आपको डीएनए समझ में आ गया हो कि डीएनए के अंदर क्या दिखाई देता है, हमें कौन से सब्सटेंस, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है डीएनए को, और आरएनए को कैसे बदला जाता है डीएनए में, तो ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दो, और ये जो वीडियो है अपने मित्रों में फैला दो, ताकि उनके दिमाग में भी कॉन्सेप्ट घुस जाए कि डीएनए के अंदर कौन से सब्सटेंस और एलिमेंट्स पाए जाते हैं।